Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास अनुरोध पर चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक लर्नर की तरफ से आया है। हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी क्लास 12 की केमिस्ट्री की किताब, उसका यूनिट 16 दैनिक जीवन में रसायन, और साथ ही यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र भी हैं। हमारा मिशन है इस चैप्टर को यूपीएससी के नज़रिए से समझना। ये विश्लेषण हम आप तक ला पा रहे हैं हमारे उन सभी सदस्यों के समर्थन की वजह से जो हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। तो चलिए इस विषय में उतरते हैं। पहली नज़र में ये चैप्टर बहुत सीधा साधा लगता है, दवाएं, साबुन, डिटर्जेंट। पर क्या ये सच में इतना ही सरल है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और नहीं है, उतना सरल बिल्कुल नहीं है। देखिए, यूपीएससी का एक पैटर्न है, वो कभी सीधे सीधे तथ्य नहीं पूछते। हाँ, वो एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, विज्ञान का हमारी असल जिंदगी में क्या काम है, सवाल वहां से बनता है। और ये चैप्टर तो है ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। ये सीधे सीधे स्वास्थ्य, भोजन और पर्यावरण को जोड़ता है। ये तीनों यूपीएससी के पसंदीदा विषय हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है दवाओं से, यानी ड्रग्स से। किताब कहती है कि ये कम मॉलिक्यूलर मास वाले रसायन हैं जो शरीर पर असर डालते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए इनका वर्गीकरण समझना इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में 4 तरह के वर्गीकरण दिए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है चौथा वाला, आणविक लक्ष्य या मॉलिक्यूलर टारगेट्स। जी, इसे आसान भाषा में समझें तो दवा शरीर में जाकर किस चीज से बात करती है। क्या वो किसी दरवाजे मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक करती है या किसी फैक्ट्री मतलब एंजाइम को बंद करती है? अच्छा, यूपीएससी इसी कैसे और क्यों में दिलचस्पी रखता है। वो पूछ सकते हैं कि 2 दवाएं जिनका असर एक जैसा है, वो काम अलग अलग कैसे करती हैं। यही दिलचस्प है। चलिए कुछ खास दवाओं पर आते हैं। पेट की एसिडिटी से शुरू करते हैं, जो बहुत आम समस्या है। किताब में एंटासिड का जिक्र है, जैसे रैनिटिडीन। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जो पुराने एंटासिड थे, जैसे वो लिक्विड वाली दवाएं। हाँ, वो बस पेट में जाकर अतिरिक्त एसिड से लड़ते थे, उसे न्यूट्रलाइज कर देते थे। अच्छा, मतलब जैसे आग पर बस पानी डाल दिया। बिल्कुल। और होता ये था कि कभी कभी शरीर को लगता था एसिड कम हो गया है, तो वो और बनाने लगता था। एग्जैक्टली। तो आप एक तरह से समस्या को शायद और बढ़ा रहे थे। लेकिन रैनिटिडीन जैसे जो आधुनिक एंटासिड हैं, वो कारण पर काम करते हैं। वो सीधे उस स्विच को ही बंद कर देते हैं जो पेट में एसिड बनाने का सिग्नल देता है। ओ, ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब आग बुझाने के बजाय गैस का सिलेंडर ही बंद कर दिया। बिल्कुल यही बात, और यही विश्लेषणात्मक समझ यूपीएससी को चाहिए। अच्छा, किताब में और भी दवाएं हैं, जैसे प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। ये तनाव और मानसिक रोगों के लिए होती हैं, जैसे वैलियम और बार्बिचूरेट्स। जी, और यहाँ भी नाम याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये काम कैसे करती हैं। ये दवाएं हमारे नर्वस सिस्टम को संदेश भेजने वाले एक केमिकल नॉर एड्रेनालिन पर असर डालती हैं। कुछ दवाएं उसे कंट्रोल करती हैं, जिससे तनाव कम होता है, और कुछ जैसे बार्बिचूरेट्स वो नींद लाने का काम करती हैं। तो असर एक जैसा लग सकता है, मतलब शांति देना, पर उनका एक्शन अलग अलग है। ओके। अब आते हैं पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक्स पर, दर्द कम करने वाली दवाएं। इसमें एस्पिरिन और पैरासिटामोल का जिक्र है, और मॉर्फिन का भी। हाँ, और यहाँ एस्पिरिन बहुत खास है। वो सिर्फ दर्द ही कम नहीं करती, उसकी एक और खासियत है, वो खून का थक्का बनने से रोकती है। अच्छा, इसीलिए इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाव में भी होता है। ये एक परफेक्ट यूपीएससी फैक्ट है। वाह, मतलब एक दवा के 2 इतने अलग अलग जरूरी काम। जी, यही तो है रसायन का कमाल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिसूक्ष्मजीवी यानी एंटीमाइक्रोबियल्स की। हाँ, इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन की खोज तो एक बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल, एक मील का पत्थर थी वो खोज।
किताब में ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का फर्क बताया गया है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बैक्टीरिया 2 तरह के दुश्मन हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक तरह के दुश्मन पर काम करती है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो दोनों तरह के दुश्मनों को खत्म कर सकती है। अच्छा, तो वो ज्यादा असरदार हुई? हाँ, कई मामलों में। इसीलिए गंभीर इन्फेक्शन में डॉक्टर अक्सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फर्क है? दोनों ही तो कीटाणु मारते हैं। फर्क इस बात का है कि उन्हें इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एंटीसेप्टिक जीवित ऊतकों पर, मतलब हमारी त्वचा पर, घाव पर लगाए जाते हैं, जैसे डेटॉल। ओके। और डिसइंफेक्टेंट्स निर्जीव चीजों पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्श साफ करने वाले रसायन। अच्छा, यहाँ डिटॉल का मिश्रण भी बताया गया है, क्लोरोक्सिलिनॉल और टर्पिनियोल। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए, दवाओं से हटकर अब उस रसायन की बात करते जिसे हम खाते हैं। मेरा मतलब है कृत्रिम मिठास देने वाले एजेंट से, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत काम के हैं जो कैलोरी या शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण हैं, जैसे एस्पार्टेम। हाँ, ये तो काफी सफल रहा है। पर इसकी एक कह सकते हैं कि एक कमजोरी है, ये गर्मी नहीं झेल सकता। ओह, तो मतलब इसे चाय में या केक बेक करते वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, ये टूट जाएगा और इसकी मिठास खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सिर्फ ठंडी चीजों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या दही में इस्तेमाल होता है। ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, और यूपीएससी को ऐसी ही व्यावहारिक बातों में दिलचस्पी होती है। और एक एलिटीम का भी जिक्र है, जो बहुत ज्यादा मीठा होता है। हाँ, वो इतना ज्यादा मीठा है कि उसकी मिठास को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। तो हर स्वीटनर की अपनी खासियत और अपनी चुनौती है। बिल्कुल। यहीं पर मुझे एक कनेक्शन याद आ रहा है। मैंने यूपीएससी के 2013 के प्रीलिम्स के पेपर में एक सवाल देखा था। वो पीने के पानी में प्रदूषकों के बारे में था, और एक ऑप्शन में सॉर्बिटॉल का नाम था। शानदार कनेक्शन। यही है यूपीएससी का पैटर्न। सॉर्बिटॉल एक शुगर अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल स्वीटनर की तरह होता है। तो यूपीएससी ने खाद्य रसायन से कॉन्सेप्ट उठाया और उसे पर्यावरण के संदर्भ में परख लिया। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि सॉर्बिटॉल कितना मीठा है। नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या ये पानी में एक प्रदूषक हो सकता है। ये दिखाता है कि ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में नहीं रखना है। जो चीज हमारे खाने में है वो हमारे पर्यावरण में भी पहुंच सकती है। इसी तरह खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। हाँ, और ये विषय सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दे से जुड़ता है। 2013 के मेंस पेपर में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सवाल था। अब जाहिर है वो केमिस्ट्री का सवाल नहीं था, लेकिन अगर आपको ये समझ है कि हम भोजन को वैज्ञानिक तरीकों से कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप अपने उत्तर में एक ज्यादा गहरा पॉइंट जोड़ सकते हैं। और अंत में सफाई करने वाले रसायन, साबुन और डिटर्जेंट। जी, साबुन हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, पर इनकी एक बहुत बड़ी कमी है। क्या? ये कठोर जल मतलब हार्ड वाटर में काम नहीं करते। हाँ, ये समस्या तो कई जगहों पर है। पर कठोर जल में ऐसा क्या होता है कि साबुन काम नहीं करता? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। साबुन इन आयनों से मिलकर एक चिपचिपा अघुलनशील पदार्थ बनाता है। अच्छा, जिसे मैल या स्कम कहते हैं। बिल्कुल, और यही मैल कपड़ों पर चिपक जाता है और सफाई ठीक से नहीं हो पाती। यहीं पर डिटर्जेंट की एंट्री होती है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। लेकिन किताब में डिटर्जेंट के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, और यहाँ एक पर्यावरण वाला पहलू भी है ना? हाँ, और ये इस चैप्टर का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यूपीएससी के पर्यावरण खंड के लिए। जो शुरुआती डिटर्जेंट बने थे उनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बहुत ज्यादा शाखित मतलब ब्रांच्ड होती थी। समस्या ये थी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। एक मिनट, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कि प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें आसानी से तोड़ या हजम नहीं कर पाते थे। ओह, तो फिर क्या होता था? नतीजा ये हुआ कि ये डिटर्जेंट हमारे नालों से निकलकर नदियों और तालाबों में जमा होने लगे। पानी में लगातार झाग बनता रहता, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता और जल प्रदूषण की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? समाधान बहुत ही सरल और शानदार था। वैज्ञानिकों ने डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने ज्यादा शाखित श्रृंखला की जगह सीधी कम शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? ये सीधी श्रृंखला बैक्टीरिया के लिए तोड़ना बहुत आसान है। मतलब ये नए डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल थे।
वाह। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बीच के संबंध का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ हो गया कि एनसीईआरटी का ये अध्याय सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में नहीं है। ये स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण जैसे कई जरूरी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके असल दुनिया में इस्तेमाल और उनके असर को समझने के बारे में है। बिल्कुल, मुख्य टेकअवे यही है कि क्यों और इसका क्या असर होगा, इन सवालों पर ध्यान देना है। एस्पिरिन सिर्फ दर्द की दवा नहीं है, डिटर्जेंट सिर्फ क्लीनिंग एजेंट नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर सिर्फ चीनी का विकल्प नहीं है, उसकी अपनी व्यवहारिक चुनौतियां हैं। यही वो यूपीएससी फोकस है जिसकी हमारी लर्नर को तलाश थी। ये एक बहुत ही उपयोगी विश्लेषण रहा। अब मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट की बात की, जो पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से घुल मिल जाते हैं। क्या हम भविष्य में ऐसे ग्रीन ड्रग्स के बारे में भी सोच सकते हैं? मतलब ऐसी दवाएं जो शरीर में अपना काम करने के बाद जब हमारे शरीर से बाहर निकलें तो पर्यावरण में बिना कोई हानिकारक अवशेष छोड़े स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाएं? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चिकित्सा और पर्यावरण के संगम पर भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। एक बेहतरीन और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें समर्थन दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.